थर्ड के सभी विद्यार्थियों का राजनीति शास्त्र की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में महान विचारक प्लेटो के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्लेटो 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व उसका कार्यकाल माना गया है। प्लेटो ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब तक दार्शनिक शासक नहीं बन जाते या शासक दार्शनिकों में परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक विश्व में बुराइयों का उन्मूलन संभव नहीं है। उपरोक्त कथन में प्लेटो कहना चाहता है कि राजा वही होगा जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, ज्ञान कूट कूट कर भरा होगा। ज्ञान या न्याय या शासन एक ऐसी कला है जो सामान्य व्यक्तियों के बस में नहीं है। प्लेटो का मानना था कि जो उचित शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करके के माध्यम से प्लेटो कहना चाहता है कि शासन ऐसी कला है जो सामान्य व्यक्तियों से सराबोर नहीं की जा सकती। शासन करने वाला व्यक्ति दार्शनिक राजा होगा और दार्शनिक राजा ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। प्लेटो का जीवन परिचय जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता और उसकी माता का नाम अरिस्तोन और माता का नाम पेरिकतियोन था। प्लेटो बचपन से ही शारीरिक सौष्ठव का मालिक था, इसीलिए उसके व्यायाम शिक्षक ने उसकी कदकाठी और सुंदरता को देखकर उसे प्लाटोन कहना प्रारंभ कर दिया। आगे चलकर यही नाम प्लेटो में परिवर्तित हो जाता है। प्लेटो ने अपने जीवन काल में यूं तो कई ग्रंथों की रचना करी, लेकिन राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उसके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉ। हम दार्शनिक राजा के शासन की जब व्याख्या करते हैं तो निश्चित तौर से रिपब्लिक का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। अपने तीनों ग्रंथों में रिपब्लिक उसका मूल ग्रंथ था, जिसमें उसने शासन करने की कलाओं और शासन सत्ता पर विराजित होने वाले व्यक्ति में किन किन योग्यताओं और किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए खुलकर चर्चा की। अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले उसकी विशेषताएं बताता है। उसमें पहली विशेषता बताता है कि ज्ञान का शासन। प्लेटो का कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान वो औषधि है जिसे प्राप्त करके एक राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य दोनों दुर्गुणों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अतः ज्ञान की गंगा राज्य में अनवरत बहती रहनी चाहिए। जो ज्ञानवान होंगे वो ही शासन कला को सही ढंग से संपादित कर सकेंगे, ऐसा प्लेटो का विचार है। आदर्श राज्य की दूसरी विशेषता है कार्य विभाजन या विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं और इन्हीं व्यक्ति के नैसर्गिक गुणों को उसने 3 भागों में विभाजित किया है, ज्ञान, शौर्य और क्षुधा। प्लेटो कहता है कि जो ज्ञानवान होंगे वे शासक बनेंगे, जिनमें शौर्य का बल होगा वे राज्य के सिपाही बनेंगे और जिनमें क्षुधा का गुण होगा वे राज्य में उत्पादन को अंजाम देंगे। कि तीसरी विशेषता के रूप में प्लेटो बताता है स्त्री पुरुष में समानता। अपने समय एथेंस में स्त्री पुरुषों में असमानता के विरुद्ध प्लेटो स्त्री पुरुषों की समानता का समर्थन करता है। इस संबंध में वो उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जिस तरह से एक नर कुत्ता और एक मादा कुत्ता रात्रि में रखवाली कर सकते हैं, भले ही मादा कुत्ता में पुरुष नर कुत्ते की तरह कम हो गया। आदर्श राज्य की तीसरी विशेषता के रूप में प्लेटो स्त्री पुरुषों में समानता पर बल देता है। अपने समय एथेंस में हालांकि स्त्री पुरुषों में समानता नहीं थी, इसके बावजूद प्लेटो ने स्त्री और पुरुष में बराबर समानता के महत्व को स्वीकार किया है। वो स्त्री और पुरुष को कार्य करने में किसी प्रकार से विभेद नहीं करता है। इस दृष्टिकोण से उसका विचार न केवल उस समय बल्कि वर्तमान में भी प्रासंगिक महसूस होता है कि वो इतना दूरदर्शी था कि उसने स्त्री और पुरुष के किसी भी प्रकार के शारीरिक सौष्ठव एवं शारीरिक श्रम में किसी पर वचन करेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य की 2 आधारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रजातंत्र विरोधी। प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। मैं इसे यूं कहूं कि सभी व्यक्तियों को प्रशासन में समान अधिकार प्राप्त हो, प्रजातंत्र की मूल विचारधारा को प्रस्तुत करता है। लेकिन प्लेटो के आदर्श राज्य में एक अल्पसंख्यक वर्ग को ही शासन संचालन का जिम्मा सौंपा गया है और जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो दास वर्ग है, उसकी उपेक्षा की गई है, क्योंकि शासन संचालन करने वाले लोगों को ही सारे अधिकार सुपुर्द किए गए हैं और
जो दूसरा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग है, उनके अधिकारों की प्लेटो ने इस आदर्श राज्य में कहीं भी विवेचना नहीं की है। इसलिए हमें यह महसूस होता है कि शायद वो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों से अपरिचित था। सोचना है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास प्लेटो के आदर्श राज्य में संभव नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने व्यक्ति को 3 वर्गों में बांटा, ज्ञान, शौर्य और क्षुधा। जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी, प्लेटो ने उस व्यक्ति को उसी कार्य को करने के लिए पाबंद कर दिया है जो निश्चित तौर से गलत है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक सैनिक शासन संचालन के भी गुण रखता है, लेकिन चूंकि वो उस वर्ग में बंधा हुआ है, इसलिए वो उस वर्ग से बाहर नहीं आ सकता है, और ऐसे में उसका जो व्यक्तित्व विकास है, जो राजा बनने की उसमें ज्ञान की जो कला है, उस कला को उसे उसी वर्ग में दबाकर रखना पड़ेगा। इससे ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास प्लेटो के आदर्श राज्य में संभव नहीं है।